फ्रेंड्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में? बोलता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ किया गया है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो जो जो डायग्राम में है पहले तो वो क्वेश्चन में बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, बोलता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल बनाया गया है। यस, ऑफ कोर्स सर्कल सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है। आगे बोलता है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है बेटा? दो टेंजेंट है। किसके ऊपर है बेटा? सर्कल के ऊपर है। यस, दिख रहे हैं आपको। बोलता है विद सेंटर ओ, क्या बीच में सेंटर ओ है? यहां पे कंपास रखकर ही आपने सर्कल बनाया होगा। यस, आगे देखिए, बोलता है एंड अनदर टेंजेंट, बोलता है एक अनदर टेंजेंट है ए बी। आपको एक अनदर टेंजेंट भी दिख रहा है ए बी। ओके, आगे देखिए, बोलता विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और जो किसके साथ कॉन्टेक्ट है? पॉइंट सी के साथ। ऑफ कोर्स पॉइंट सी के साथ कॉन्टेक्ट है। बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई एट बी, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पे। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ किया गया था वैसे वैसे आपको स्टेटमेंट लिखी गई थी और आपको क्वेश्चन में बेटा बोला गया है कि आपको एंगल ए ओ बी किसके इक्वल प्रूफ करना है? 90 डिग्री के प्रूफ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले काम होता है हमारा क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, जो कि हमने कर लिया है। और देन उसके बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो देखो वो भी हमें पता चल गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, तो अब देखिए क्या करना है आपको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो लिख लीजिए कि आपको प्रूव करने को क्या बोला है। तो टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको ये प्रूफ करने को बोला है। अगर मैं इस O और C को मिला देती हूं इस तरीके से, तो जो चीज आपने अपनी तरफ से करी है उसको क्या बोलते हैं? आपने कंस्ट्रक्ट ही तो किया है ये। तो आप यहां पे कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए कि आपने क्या क्या किया है। तो कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी आपकी? ज्वाइन ओ सी, ओ और सी को आपने मिलाया है। लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मुझे एंगल ए ओ बी निकालना था और मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो मेरा कुछ बन सकता है। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी साथ साथ में बताती चलूंगी। अब देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए, क्या ये और ये पी ओ ए, क्या ये एक ट्रायंगल बन रही है? और एक ट्रायंगल बन रही है ए ओ सी। ध्यान से देखिए, पी ओ ए एक ट्रायंगल बन रही है जिसको मैंने एंगल 2 का नाम दिया है, और एक एंगल बन रहा है आपका ओ ए सी जिसको मैंने 1 का नाम दिया है। क्या सब बच्चों को एंगल ये मतलब ये पी ओ एक ट्रायंगल दिख रही है और ए ओ सी एक ट्रायंगल दिख रही है? यस या नो? क्या ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दिख रही है आपको या नहीं दिख रही? देखो ध्यान से देखिए, पी ओ ए दूसरी ए ओ सी बन रही है ना। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी, यानी कि आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को निकालना है। अब देखो मैं जैसे जैसे करती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा करने के पीछे रीजन होगा और वो चीज आपको एंड में कंक्लूड मिल जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। अब देखो बेटा, ये क्या आपका पी ए और ए सी, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं कि जो आपका पी ए है वो ए सी के इक्वल है? इधर देखिए, पी ए सी लग रहा है। देखो इस तरीके से ये मान लो टेंजेंट बन रहा है
तो ये इक्वल होगा इसके, होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो लास्ट थ्योरम करवाई थी बेटा, थ्योरम 10.2, उसमें क्या बोल रहा था ये कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। यही बोलती है हमारी थ्योरम 10.2। जो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन करवाया वो स्पेशली इस पे ही था। तो पी ए इज इक्वल टू ए सी कर सकते हैं हम, तो यस कर सकते हैं। और रीजन क्या आपका? थ्योरम 10.2। तो आप लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an exterior point are equal। ठीक है, अब देखिए क्या पी ओ इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं हम? पी ओ इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं। क्यों किया मैंने ये? देखो बेटा, इस तरीके से ये सर्कल बनाया गया है, ये आपका ओ पॉइंट है यहां और यहां, तो ये दोनों सेम ही सर्कल के रेडियस है, ये दोनों सेम ही सर्कल के रेडियस है। तो क्या पी ओ इज इक्वल टू ओ सी हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक ही सर्कल पे बनने वाले क्या है? दो रेडियस हैं। तो यहां पे लिख लीजिए सेम रेडियाई। ठीक है, अब देखिए पी ओ ए ओ सी। अब यहां पे देखो, यहां पे ओ ए कॉमन आ रहा है, यहां पे भी ओ ए आ रहा है, यानी कि ओ ए हमारा क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो यहां पे लिखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। लगा पता? अब देखो बातों ही बातों में मैंने क्या कर दिया, ये भी साइड इक्वल प्रूफ कर दी, ये भी साइड, यानी कि साइड बाय साइड का रूल लग गया। तो इट मींस आप ऐसे कर सकते हो, ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ए ओ सी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इट मींस जो मैंने ये एंगल 2 और एंगल 1 लिया था, ये भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या आपका? सीपीसीटी। ठीक है, और ये आपका साइड बाय साइड का रूल लग गया। अब देखिए बेटा, जो चीज यहां पे हो रही थी सिमिलर यहां पे भी होगी। जैसे जैसे मैंने ये साइड प्रूफ किया वैसे यहां पे करिए, वैसे वैसे ये यहां पे भी होगी, इस पोर्शन में भी होगी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी दो ट्रायंगलें बन रही हैं। कौन कौन सी? ओ क्यू बी और दूसरी कौन सी? सी ओ बी। दो ट्रायंगलें बन रही हैं, सी ओ बी और दूसरी कौन सी है? ओ क्यू बी। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो इट मींस ये भी, इस पे भी हम साइड बाय साइड का रूल लगा सकते हैं। तो हमें ये दो बार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए बेटा, कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। कौन कौन सी ट्रायंगल ली मैंने? ओ क्यू बी, दूसरी कौन सी ली? ओ सी बी। ये दो ट्रायंगलें बन गई, तो इसको भी कर दो। ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंस ओ सी बी, यहां पे भी साइड बाय साइड का रूल लग गया। इट मींस जो आपका एंगल 4 है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। और रीजन क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। सीपीसीटी आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन मान लो आप 1 और इसको मान लो 2। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी सेम रूल लग रहा है और यहां पे भी सेम रूल लग रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है करो फटाफट से नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज कर रही हूं इसको बेटा।
आगे देखो बेटा, आपको निकालना क्या है, एंगल AOB, हमारा फोकस तो उस पे है। अब देखो PAC, यहां पे लिखिए एंगल PAC प्लस एंगल QBC, एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने ऐसे क्यों किया, देखिए बेटा, PAC, एंगल PAC प्लस एंगल QBC प्लस एंगल QBC किसके को रख दिया मैंने, 180 डिग्री के। अब मैंने ऐसे क्यों किया, देखो अगर आपको लग रहा डायग्राम में इस तरीके से दो लाइनें हैं, कौन कौन सी, X और XY, और एक है X डैश और Y डैश, और ये इस तरीके से AB टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, इसको A और इसको B मान लीजिए। अब आप देखो क्या ये एक एंगल बन रहा है अंदर की तरफ, और यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। तो बेटा इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर आपने अभी ये दोनों एंगल निकाले हैं, यहां पे भी दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हुए हैं। अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है तो एंगल 4 भी इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, है ना। तो देखो बेटा, अगर ये दोनों एंगल सेम है, और देखो ऊपर दो टेंजेंट है, एक ट्रांसवर्सल लाइन लग रही होगी आपको, और अंदर की तरफ एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ये अंदर की तरफ एंगल है, तो ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये चीजें आप सारी पढ़ चुके हो, मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूं कि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। देखो बेटा, दो टेंजेंट ड्रॉ, बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों इंटीरियर एंगल है, और वो दोनों इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल है, और वो दोनों मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप रीजन में क्या लिखेंगे, जैसे जैसे मैं रीजन लिखवा रही हूं आपको जरूर लिखना है। आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल is on the same side of transversal line are equal। चलो इतना ही लिखो। तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये मैं रेज कर रही हूं, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये रीजन आपको जरूर फाइंड आउट करना है। अब आपने लिख दिया कि एंगल PAC, अब देखो बेटा PAC में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं, तो यहां पे लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, आगे क्या है प्लस। दूसरा देखिए QBC में कौन से आ रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। मैंने क्या किया, PAC में देखो कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 और 2, यहां पे लिख दिया। अब देखिए QBC में कितने एंगल आ रहे हैं, 3 और 4, यहां पे लिख दिया, और ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो अभी आपने कुछ सेकंड्स पहले एक चीज निकाली है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है। अगर ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 ही तो है, तो यहां पे मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, क्या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइंड में आ रहा है, कईयों के माइंड में आ रहा है, अगर सच में अगर आप बिल्कुल अंडरस्टैंड से पढ़ रहे हैं, क्या यहां पे नहीं लिख सकते थे 2, मतलब आपका, मेरा बोलने का मतलब है कि आपको लग रहा होगा कि क्या 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते थे, क्या हम यहां पे 3 की जगह एंगल 4 नहीं लिख सकते थे। हमने ऐसे ही क्यों किया कि एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिखा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना माइंड में, और आने भी चाहिए। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है बेटा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो बेटा मेरी बात सुनिए, आपको एंगल निकालने को बोला AOB, और AOB में क्या आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 आ रहा है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, ये आपका 1 एंगल है, ये आपका 3 है, तो मुझे निकालना क्या है, AOB। तो मेरा फोकस भी किस पे रहेगा, 1 और 3 पे ही रहेगा। अगर आपने अंदर 2 और बाहर वाला 1 इमेजिन किया होता,
यहाँ पे अंदर वाला 4 और बाहर वाला 3 इमेजिन किया होता तब आप इससे ऑपोजिट करते, तब आप 1 की जगह 2 लिखते। पर हमारा फोकस क्या है, इतना कुछ हमने किया क्यों? एंगल ए ओ बी निकालने के लिए तो किया। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इसीलिए उसको क्लियर कर रही हूं, ठीक है। अब देखिए क्या ये 2 एंगल बन गए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल 1 प्लस ये भी 2 एंगल बन गए 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे 2 कॉमन आ गया, इसको बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 290 जा 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। इतना आ गया। लेकिन पहुंचे तो हम फिर भी नहीं। कईयों के माइंड में आएगा हमें तो एंगल ए ओ बी निकालने को बोला है, अरे जल्दी करो, वो क्यों नहीं निकल रहा। तो बेटा अभी तो आपने पूरी गेम ही, जिसको बोलते हैं ना, पूरा गेम ही सेट कर लिया है, अब तो आपका आंसर आने ही वाला है। आपको बोला गया था ए ओ बी, अब ए ओ बी में क्या आ रहा था आपका, एंगल ए एंगल बी और ओ। देखो बात किसकी की गई थी, इन ट्रायंगल ए ओ बी की। तो एंगल ए में कौन सा आ रहा, एंगल 1, तो यहां पे लिखिए एंगल 1। बी में कौन सा आ रहा है, एंगल 3, तो यहां पे लिखिए एंगल 3 प्लस, और ये कौन सा एंगल है, ओ, क्योंकि आपको निकालना क्या है, ए ओ बी। अगर मैं देखूं निकालूं इसको इस तरीके से, ये आपका, तो ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये 1, ये 3 और ये ओ, ये निकालने की बात कर रहे हो आप, यानी कि आपको एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल ओ देखना है। तो एंगल 1, अब मैं इरेज कर दूं, इसको नोट कर लो फटाफट से, कर लो, नोट कर लो। ओके, ठीक है जी। अब देखिए बेटा आपको निकालना क्या है, एंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे क्यों किया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगलों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। और ये ट्रायंगल के तीनों एंगल ही तो बन रहे हैं, एक एंगल ओ, एक एंगल 1, एक एंगल 3। देखो ये तीनों एंगलों का जो सम होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलके कितना आया आपका, 90 डिग्री, यानी कि मैं यहां पे 90 डिग्री लिख सकती हूं, मैंने लिख लिया। प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 90 डिग्री वहां जाके किसका आ जाएगा, माइनस का। अब 180 में से 90 गए तो एंगल ओ कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर एंगल ओ 90 डिग्री आया है तो इट मींस आपका ट्रायंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ गया बेटा, 90 डिग्री के। और यही तो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था आपको, कि जो आपका एंगल ए ओ बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। समझ आया आपको, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको सच में फील आए कि वाकई हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। वरना आपको ऐसी वीडियोस तो पता नहीं कितनी मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज को क्रैम ना करें, आपकी जिंदगी में क्रैम वर्ड हट जाना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है, वरना मेरे से भी बहुत बहुत बेहतर टीचर्स हैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा ये फोकस है कि आप जब चीज क्वेश्चन पढ़ो, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने एलकेजी नर्सरी में एबीसी पढ़ी है, 1 2 पढ़ा, तो आपको उस चीज को रिवाइज नहीं करना पड़ता,
क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उस टाइम आपने किसी भी चीज को क्रैम नहीं किया था। अगर आज भी आपसे एबीसी पूछूं ना मैं, तो आप इजीली बता दोगे बिना प्रिपरेशन के। तो आपको हर एक चीज वैसे तैयार करनी है जिसे आप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकें। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि वो तो इजी थी, तो बेटा तब आप भी तो छोटे थे ना, ये भी तो चीज मैटर करती है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ, कि आपको क्रैम्प ना करना पड़े, ताकि जिस दिन आपका पेपर हो आप इजीली रिवीजन करें, आपको किसी भी चीज का डाउट ना आए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझे देख रहे हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।